आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का एवं प्रियजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर पेपर 2 शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भौतिक संसाधनों के अंतर्गत विद्यालय स्वच्छता, शौचालय एवं पेयजल के बारे में बताया था। आज हम आपको नया चैप्टर मानवीय संसाधनों का प्रबंधन में हम मानवीय संसाधनों के प्रबंधन के अर्थ एवं परिभाषा को देखेंगे। आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को चैनल का उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो भी प्रश्न आपको न समझ में आए उसको कमेंट के माध्यम से आप दर्शा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, जिसके अंतर्गत शिक्षक, छात्र एवं समुदाय, इसको हम अलग अलग टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मानवीय संसाधन के प्रबंधन का जो अर्थ है उसको हम देखते हैं। किसी भी विद्यालय की जो प्रगति है वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक संसाधनों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उस संस्थान के मानवीय संसाधनों पर भी निर्भर करती है, जिसमें शिक्षक, बालक और अन्य जो कर्मचारी होते हैं वो सभी सम्मिलित होते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि विद्यालय जो है वो एक रेलगाड़ी के समान है, जिसको आप ट्रेन बोलते हैं, जिसमें भौतिक संसाधनों के अंतर्गत संसाधन रेल है और मानवीय संसाधन जो है वो इंजन का कार्य करता है। जितना इंजन शक्तिशाली होगा रेलगाड़ी भी उतनी ही प्रभावी होगी।
मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से तात्पर्य उस उचित एवं योग्यतानुसार कार्य वितरण से होता है जिसको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के बाद प्रदान किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक मानव संसाधन की कार्य क्षमता भिन्न भिन्न होती है। इसलिए व्यवस्थित मानवीय संसाधन में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य का वितरण करना ही मानवीय संसाधन का प्रबंधन कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि विद्यालय में जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो शिक्षक हो, प्रधानाचार्य हो, शिक्षणेतर कर्मचारी हो, उन सबको उनकी योग्यता और उनकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य का वितरण ही विद्यालय के संदर्भ में मानवीय संसाधनों का प्रबंधन जो है वो कहा जाता है। इसके बाद में मानवीय संसाधन के कुछ परिभाषाओं को हम देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा ओपी शर्मा ने मानवीय संसाधन को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीक है जो विद्यालय से संबद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज और राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। यानी मानवीय संसाधनों का जो प्रबंधन है उसको ओपी शर्मा ने तकनीक बताया है। टेक्निक एक होती है तकनीक और एक होता है टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं तकनीकी। तो मानवीय संसाधनों का जो प्रबंधन है वो तकनीक है, टेक्निक। और उस टेक्निक के माध्यम से विद्यालय से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे विद्यालय का स्टाफ हो, कर्मचारी हो या समाज का कोई सहयोगी, उन सभी से सहयोग प्राप्त करके समाज और राष्ट्र की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की
पूर्ति करना, पूर्ति कराना मानवीय संसाधन का प्रबंधन कहा जाएगा। ये बातें ओपी शर्मा ने कही। इसके बाद में प्रोफेसर एस.के. दुबे ने मानवीय संसाधन को परिभाषित किया। उनके शब्द हैं, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन विद्यालय के सर्वांगीण विकास की वह कला है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार कार्य प्रदान करके तथा मार्गदर्शन करके उसका पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है। यानी कि विद्यालय के विकास में, विद्यालय के सर्वांगीण विकास में मानविक संसाधनों का जो प्रबंधन है वो एक कला है, एक आर्ट है। और उस आर्ट के द्वारा व्यक्ति की जो क्षमता है और उसकी जो योग्यता है, उस क्षमता और योग्यता के अनुरूप उसे कार्य का दायित्व सौंपना और सौंप करके कार्य उनसे करवाना, और साथ साथ में यदि कार्य की जानकारी नहीं है किस प्रकार से किया जाए तो उसका मार्गदर्शन भी करना और मार्गदर्शन करके विद्यालय के विकास हेतु उनका जो है सहयोग प्राप्त कर लेना ही मानवीय संसाधन का प्रबंधन जो है वो कहलाता है। ऐसी बात प्रोफेसर एस.के. दुबे ने कही। इस प्रकार से हम दोनों परिभाषाओं को देखते हैं, ओपी शर्मा और एस.के. दुबे, दोनों की परिभाषाओं को हम देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय के अंतर्गत या शैक्षिक जो संस्थान है उसमें व्यक्तियों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान करना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान स्थिति कुछ और ही है। यहाँ तक कि अगर हम सरकारी विभाग की बात करें तो कार्य का वितरण जो है जिस प्रकार से होता है या जिस प्रकार से होना चाहिए वैसा नहीं होता है या ऐसा हो सकता है, परंतु निजीकरण, जो निजीकरण है जिसको हम प्राइवेट बोलते हैं, वहाँ पे यदि आप कार्यों का जो वितरण देखेंगे तो व्यक्ति की जो क्षमता है उस क्षमता से
उसकी जो योग्यता है, उसकी क्षमता योग्यता से अधिक उस व्यक्ति से कार्य जो है वो लिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि वह परेशान होता है, और परेशान के साथ साथ में जब ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वह नौकरी भी जो है वो छोड़ देता है। यानी विद्यालय का जो विद्यालय के विकास में जो वह अपना सहयोग देता रहता है, वह सहयोग देना भी क्या करता है, बंद कर देता है। ऐसा जो प्राइवेट निजीकरण के क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिकांशतः ऐसा ही देखा जाता है, क्योंकि कार्य करने की एक व्यक्ति की क्षमता होती है और क्षमता के अनुरूप ही कार्य वह कर सकता है। यदि उससे अत्यधिक कार्य लेने का प्रयास किया जाता है तो वह कार्य में या तो करता है तो कार्य को सही तरीके से नहीं करता है, और यदि ज़्यादा परेशान होता है तो वह संस्था ही क्या करता है, त्याग देता है। मानवीय संसाधन के प्रबंधन की कुछ विशेषताएं हैं। आइए उन विशेषताओं को हम देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है मानवीय संसाधन के प्रबंधन से कार्य का योग्यतानुसार विभाजन संभव हो पाता है। यदि विद्यालय में सही तरीके से मानवीय संसाधनों का प्रबंधन है तो जो जिस लायक है उसके अनुसार उसको जो है कार्य सौंपा जाता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है मानवीय संसाधन के प्रबंधन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता का बोध होता है, क्योंकि जब कार्यों का दायित्व उसे सौंपा जाएगा तो उसके अंदर जो कार्य करने की जो क्षमता है उस क्षमता का ज्ञान जो है प्रबंधन करने वाले व्यक्ति को पता चल पाता है। तीसरा पॉइंट आता है मानवीय संसाधन के प्रबंधन द्वारा शिक्षा, विद्यालय तथा समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में संभव हो सकता है। समाज की जो भी आकांक्षा है एक विद्यालय से चूंकि शिक्षकों का दायित्व अलग है, प्रधानाचार्य का दायित्व अलग है, शिक्षणेतर जो भी कर्मचारी हैं उनका दायित्व अलग है, और विद्यालय पहले ही मैंने बताया कि वो क्या है, एक रेलगाड़ी है। तो उसमें जो इंजन है यानी जो मानव संसाधन है उन सभी से समाज एक अपेक्षा रखता है कि विद्यालय का शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। तो इसका दायित्व कौन देखेगा? स्कूल का जो प्रिंसिपल है। बच्चा हमारा साफ सफाई से रहे, विद्यालय में स्वच्छता हो, तो जो सफाई कर्मी है वो उनका दायित्व है।
फीस वगैरह का काम ऑफिस में जो लोग करते हैं, क्लर्क, वो सही तरीके से इसका विवरण रख सकें, आवश्यकता पड़ने पर वह अभिभावक को देख सकें, दिखा सकें, उपलब्ध करा सकें। तो जो समाज की आवश्यकता है और आकांक्षा है उसकी जो है पूर्ति हो जाती है यदि मानवीय संसाधनों का जो है वो प्रबंधन हुआ है। इसके बाद में चौथा पॉइंट आता है मानवीय संसाधन के प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यदि क्लर्क को उसकी जो योग्यता है, यदि उसको शिक्षक का कार्य सौंप दिया जाए और शिक्षक को क्लर्क का कार्य सौंप दिया जाए तो कार्य तो होगा, ऐसा नहीं कार्य नहीं होगा, कार्य तो होगा, लेकिन कार्य जो है वो सही तरीके से संपादित नहीं होगा। तो यदि उत्तम शिक्षा विद्यालय में प्रदान करना है या उसकी व्यवस्था करनी है तो उसके लिए जो है मानवीय जो संसाधन का प्रबंधन है उसका होना अति आवश्यक है। इसके बाद पांचवा बिंदु आता है मानवीय संसाधन के प्रबंधन से मानवीय संसाधन का सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है। फिर छठा आता है कि मानवीय संसाधन के प्रबंधन से व्यक्तियों में मतभेद की संभावना कम हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक को उसकी योग्यतानुसार कार्य प्रदान किया जाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा कि जहाँ पर 10 लोग होते हैं वहाँ पर थोड़ी सी विडंबनाएं जो हैं वो जरूर मौजूद हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी से कम नहीं आंकता है, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि विद्यालय का जो वातावरण होता है वह वातावरण दुष्प्रभावित होता है। यह सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुसार यदि कार्यों का वितरण किया गया है तो इस प्रकार की होने वाली जो विडंबना है या जो समस्या है उस समस्या से काफी हद तक जो है वो निजात पाया जा सकता है। इसके बाद में एक पॉइंट और है मानवीय संसाधन के प्रबंधन से
विद्यालय में सुधार होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। जब उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं होगा, अतिरिक्त कार्य नहीं होगा, और वो अपनी क्षमता के अनुसार, अगर प्राचार्य की क्षमता है तो प्राचार्य है, शिक्षण का कार्य करने की उसके अंदर क्षमता है तो शिक्षक कर्मचारी नियुक्त हो, क्लर्क है उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, लेखा जोखा करने में वो निपुण होना चाहिए, अपनी बातों को अभिभावक या अन्य जो भी समाज के लोग हैं उनके सामने सही तरीके से वो प्रस्तुत कर सके। तो यदि सभी लोगों को सही तरीके से यदि कार्य का दायित्व दिया गया है तो सब लोग अपनी जो कैपेसिटी है अपनी क्षमता के अनुसार और विद्यालय में निष्ठा दिखाते हुए विद्यालय के प्रति समर्पित होकर के अपने कार्य को अंजाम देते हैं। इसके बाद में विद्यालय के मानवीय संसाधन की जो है वो प्रमुख जो अंग हैं उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो किसी भी संस्थान या विद्यालय में मानवीय संसाधन का प्रबंधन उस विद्यालय के शिक्षक, छात्र और अन्य कर्मचारी भी उनको ध्यान में रख करके किया जाता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मानवीय संसाधन के जो प्रमुख अंग हैं वो तीन हैं। पहला है शिक्षक, दूसरा है छात्र और तीसरा है समुदाय। समुदाय के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक, अभिभावक संघ, मातृ शिक्षा संघ और महिला प्रेरक दल। तो ये मानव संसाधन के तीन प्रमुख अंग हैं और इन्हीं संसाधनों का ये अरेंजमेंट सही तरीके से कर लिया जाए तो विद्यालय का जो है वो सर्वांगीण विकास करना असंभव नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मानवीय संसाधनों के प्रबंधन के अंतर्गत सबसे पहले हम शिक्षक को देखेंगे। शिक्षक क्या होता है,
शिक्षक के कार्य क्या होते हैं, शिक्षक के गुण क्या होते हैं, विद्यालय में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।